हेलो दोस्तों, आज हम सीटीपी का छठा पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो पहला है बी.एफ. स्किनर, बी. जॉन डेवी, सी. एरिक एरिक्सन और डी. चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ए. शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, बी. शैक्षणिक गतिविधियों में संपादन की गति को बढ़ाना, सी. ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना और डी. आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ओके, इसमें चार्ल्स डार्विन था, तो इसको सही करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ए. 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, बी. शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, सी. अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना तथा डी. दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। उसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, प्रश्न संख्या 4, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ए. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी. विकासात्मक अवस्थाओं, सी. उनके अभिभावकों का व्यवसाय, डी. सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ओके, प्रश्न संख्या 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा ए आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है, सी. अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, डी. जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा में आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो ए. विद्यार्थी निम्न दरों पर विकसित होते हैं, बी. विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है, सी. विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, थर्ड डी. विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो प्रश्न संख्या 7, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? ए. अनुरूपित शिक्षण, बी. पूर्व अध्ययन की पुनरावृत्ति, सी. सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, डी. विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 8, बुद्धि लाभदांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? पहला बढ़ता एवं घटाता, बढ़ाता और घटाता, बढ़ाता और बढ़ाता, घटाता एवं घटाता और घटाता प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि लाभदांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है? ए. मौखिक बुद्धि लाभदांक, बी. संस्कृति नियुक्त बुद्धि लाभदांक, ए. सी है असमूह बुद्धि लाभदांक और डी. व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. संस्कृति मुक्त बुद्धि लाभदांक। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 10, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ए. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी. पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, सी. मनोसामाजिक सिद्धांत, डी. पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। ओके, प्रश्न संख्या 11, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द
डैश के अलावा निम्न द्वारा समर्थित किया जाता है। तो व्यापक शब्द जो है उसके अलावा समर्थित किया जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, बी सूचना प्रकरण सिद्धांत, सी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, डी एल आर्मस्ट्रांग का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 12, सीखने डैश आकलन अनुदेशन के बीच के दृष्टिकरण द्वारा सीखने के। संख्या 12, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए के लिए संबंधों, बी के लिए अंतर, सी का और अंतर, और डी का और भिन्नता। तो इसमें सही, इसमें क्या भरा जाएगा? उसमें भरा जाएगा कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने के को प्रभावित करता है। ओके। प्रश्न संख्या 13, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश ए व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालना, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित तथा को कम प्रभावी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। ओके। प्रश्न संख्या 14, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ए पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, बी प्रश्न का कठिनाई स्तर, सी पिछले पाठों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, डी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तो इसमें क्या रहेगा? प्रश्न का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, डैश के अलावा निम्न घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो ए यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर के अलावा निम्न घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित कराता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित कराता है। यह ठीक है। तो इसका के अलावा निम्न घटना वृत्तांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तथा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, और शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। प्रश्न संख्या 18, व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं तथा पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो किस वैज्ञानिक ने? लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन की, बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की तथा जेन पियाजे। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 20, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा के अर्जन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था नहीं होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी। इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 22, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न से किसका उदाहरण है? तो पाड़ मतलब ढांचा, बी प्रबलन, सी अनुबंधन तथा डी मॉडलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा पाड़ यानी ढांचा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा व्यवहार जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणिका, संरक्षण कक्षा समावेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संरक्षण कक्षा समावेशन। यह व्यवहार जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, संरक्षण कक्षा समावेशन। चलिए प्रश्न संख्या 24, निम्न कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। सी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। डी, बुद्धि एक एकात्मक कारक एवं एक एकाकी विशेषक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, बुद्धि के बारे में ये सही है। प्रश्न संख्या 25, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? तो ए, आत्मकेंद्रित विचारक, बी, सृजनात्मक विचारक, सी, अभिसारिक विचारक तथा डी, अनम्य विचारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो इसमें होगा आत्मकेंद्रित विचारक। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? ए, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। बी, व्यवहारवादी सिद्धांत। सी, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति तथा डी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। ओके, प्रश्न संख्या 27, पठन वैफल्य बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है? तो डिस्लेक्सिया जो होती है पठन वैफल्य इसको बोलते हैं। ए, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता तथा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता जो होती है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, यानी पठन वैफल्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं। ए, संबंधित नहीं, बी, पूर्णतया अलग, सी, स्वतंत्र तथा डी, सन्निहित। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 29, संरचनावादी ढांचे में अधिनियम प्राथमिक रूप से ए, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, बी, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, सी, प्रबलन पर केंद्रित है तथा डी, अनुबंध द्वारा अर्जित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिनियम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 30, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचनावादी प्रक्रिया है, बी, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, सी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया तथा डी, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचनावादी प्रक्रिया है, ये इसका सही उत्तर है।